अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा अब अजीबो गरीब करवटें लेना शुरू हो गया है। वो ऑपरेशन या वो इवेंट्स जिनको ये कहा जा रहा है कि वो मिडनाइट वीकेंड ऑपरेशन था और ये नाम रखा है साबिक सेनेटर मशाहिद हुसैन सैयद साहब ने, वो नाकाम हो गया। लेकिन अब एक रिन्यूड एफर्ट शुरू हुआ है। पाकिस्तान में आईनी अदालत का क़याम क्या बहुत ज़रूरी है? क्या इसके लिए हुकूमत अब तमाम फरीकैन को राज़ी कर पाएगी? इसके हवाले से वो दलाइल जो कि शायद पहले रखे जाने चाहिए थे, अप्रैल के महीने से इसके ऊपर डिस्कशन शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत तमाम वक्त इनकार करती रही। हुकूमत चुप चुपीते नंबर इकट्ठे करती रही और फिर वही हुआ जिसका खदशा था। ना वकला को एतमाद में लिया गया था, ना रिटायर्ड जजेस से मुशावरत की गई थी, ना ही सियासी जमातों को बताया गया था कि एग्जैक्टली पाकिस्तान के आइन में क्या करने जा रही है हुकूमत या किसकी मनसूबाबंदी। और फिर इसी वजह से शायद वो दिन जिसको डिक्लेयर किया गया था, ये डी डे है। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की शेप लेने जा रहा है। लेकिन फिर जब हुकूमत ने अपने तौर पर नंबर पूरा होने के दावे किए, लेकिन फिर चीज़ें डिफरेंटली अनफोल्ड हुई। अब ये जो रिन्यूड एफर्ट है जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी, कुछ वकला नुमाइंदे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एक एक्टिव रोल प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आईनी तरामीम का मुसव्वदा 26 अक्टूबर से पहले पास करवाने के लिए हुकूमत मतलूबा नंबर पूरे में करने में कामयाब होगी या नहीं? इस हवाले से जाहिर है कि अब बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशल वक्त का आगाज हो गया है। आज गुफ्तगू में मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज एहसान, लीगल एक्सपर्ट हैं। साथ ही मुझे हसन रजा पाशा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब भी हमें आपसे थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। आजम नज़ीर तारड़ साहब ने वफाकी वजीर कानून ने इस तमाम मामले पर गुफ्तगू करते हुए काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये एक पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है, इसका मकसद सिर्फ यही है कि एक आईनी अदालत बनाई जाए, जजों की उम्र 68 साल कर दी जाए और वो अदालत होगी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक अदालत, और उसके चीफ जज या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को 26 अक्टूबर से पहले बना दिया जाए। आजम नज़ीर तारड़ साहब ने इस हवाले से क्या कहा, सुनिए। मैं अर्ज कर चुका हूँ 25 अक्टूबर तक काजी फाइज साहब चीफ जस्टिस हैं। इस वक्त जो आइन है उसके मुताबिक 25 अक्टूबर को उनका टेन्योर खत्म होगा, तो 26 से सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो आ जाएंगे। आपको एंग्जाइटी का एक सवाल यह भी है कि क्या एंग्जाइटी होना बनता है? काजी फाइज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ, जो इस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, क्या उनके उस कुर्सी पर मौजूद होने से और इसके ऊपर की जाने वाली सियासत से किसी को मसला होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इस मामले पर भी हम आज बात करेंगे। लेकिन साथ ही आजम नज़ीर तारड़ साहब ने एक हैरान कुन बात की। उन्होंने ये कहा कि अभी तो बहुत से मराहिल बाकी थे, अभी तो हुकूमत ने जो है अप्रूवल ही नहीं लिया था इस बिल का। क्या कहा आजम नज़ीर तारड़ ने, सुनिए। तो जब तक हम ड्राफ्ट की शक्ल में मुरतब करके काबीना में नहीं लेके जाते और काबीना उसकी इन प्रिंसिपल अप्रूवल नहीं देती और फिर उसको रिफर नहीं करती CCLC में, कैबिनेट कमेटी फॉर लेजिस्लेटिव केसेस में, और उसके बाद फिर उसकी फॉर्मल अप्रूवल नहीं देती, वो बिल पेश नहीं होता हुकूमती बिल के तौर पे। अब सब लोग हैरान हैं, सवाल कर रहे हैं कि अगर हुकूमती बिल के तौर पर इसको अभी पेश नहीं किया जाना था, अभी कंसल्टेशन होना थी, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिन्होंने 8 फरवरी के बाद कुल मिलाकर जो पार्लियामेंट्री बिजनेस किया है वो वोटिंग की हद तक महदूद है। उन्होंने ना कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया, ना कोई करारदाद पेश की, ना कोई उन्होंने कॉलिंग अटेंशन नोटिस पेश किया, ना कौमी असम्बली की किसी बहस में हिस्सा लिया। तो फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कई हफ्तों के बाद इस्लामाबाद के कुर्बो जवार में क्यों देखा गया? वो क्या करने आए थे इस्लामाबाद? इस हवाले से जो है वो उम्रे पर गए हुए मुस्लिम लीग नवाज के लोग जो यूरोप गए हुए थे छुट्टियां मनाने के लिए, जो अपने इलाकों में मिलाद खुशी गमी में मसरूफ थे, उन सबको इस वीकेंड के ऊपर महदूद किया गया कि आप इस्लामाबाद आ जाएं, आप इस्लामाबाद से बाहर नहीं जा सकते। सुबह से लेकर रात 11:15 बजे तक पार्लियामेंट हाउस में कहा यह जा रहा है कि उनको बंद रखा गया, और इसकी गवाह वो CCTV फुटेज है। अगर आप निकालें पार्लियामेंट के फर्स्ट फ्लोर पर कौमी असम्बली के हॉल तक जाने वाली जो लिफ्ट्स और सीढ़ियों की CCTV फुटेज है, वो इस बात की गवाह है कि हुकूमत नंबर पूरे कर बैठी थी, लेकिन फिर उसको पता चला कि हमने तो बुनियादी काम ही नहीं किया, आइन में तब्दीली के लिए कंसल्टेशन ही नहीं की गई। बैरिस्टर अकील मलिक इस हवाले से क्या कहते हैं वो भी सुनिए।
कानून साजी या आइन साजी का इख्तियार है वो पार्लियामान का है। अदालतें उसकी तशरीह जरूर करती हैं। एक जो तासुर दिया जा रहा है कि शायद बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स जो हैं वो इस पे मुत्तफिक नहीं है या मुत्तहिद नहीं है, उनसे मुशावरत नहीं हुई, ऐसी कतन बात नहीं है। हम तो एक कंसल्टेशन का अमल जारी और सारी रखे हुए और कंसल्टेशन कर रहे हैं। अभी जो जिस तरह अदालतें काम कर रही हैं या माजी में जिस तरह अदालतों ने काम किया, तो कई साल गुजर जाते हैं और आम पाकिस्तानी शहरी या कोई। अब उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर हैं वो इस हवाले से ये कहते हैं कि इस तमाम मामले में बिलावल भुट्टो जरदारी और वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का किरदार एक कठपुतली का था और अगर ये बिल पास होता तो एक फाशिस्ट स्टेट वजूद में आती। क्या कहा उमर अयूब ने, सुनिए। आजम तारड़ हो गए या बिलावल भुट्टो हो गए, उनको भी नहीं मालूम था, और बिलावल भुट्टो हो गए या आजम तारड़, इन दोनों का जो रोल था वो बहुत मनफी रोल था। ये तो जिस तरह कठपुतलियां होती हैं, ये कठपुतलियों का ही रोल अदा दोनों साहिबान कर रहे थे। और इसी तरह बाकी भी हुकूमत के जो लोग हैं, चाहे वो अहमद वली हो, चाहे उन्होंने उनका रोल सारों का उस मीटिंग में बड़ा नेगेटिव था और वो चाहते थे कि अपने हाथ पैर खुद टोक के काट के किसी और के हवाले कर दें। और ये खुदा न खास्ता ये बिल या पास होता तो पाकिस्तान में एक किस्म का आप समझे कि फैशिस्ट स्टेट होती और फैशिस्ट / मार्शल लॉ स्टेट होता। इस तमाम एपिसोड के बाद दो थियरीज मार्केट में सर्कुलेट कर रही हैं। एक थियरी फ्लोट की गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्पिन डॉक्टर्स की तरफ से और दूसरी है मुस्लिम लीग नवाज की। और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बिलावल भुट्टो जरदारी या उनकी जमात इस तरमीम में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके खिलाफ थे और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तो गालिबन ये फतह है कि ये आईनी तरामीम का मुसव्वदा पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ। हैरान कुन तौर पर जब ये दावे किए जा रहे हैं, सवाल ये बनता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी मौलाना फजलुर रहमान से किस चीज पर फिर वोट मांगने गए थे? उनसे मुलाकात के बाद बाहर निकल के वो जो विक्ट्री के साइंस बना रहे थे वो क्यों बनाए जा रहे थे? और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान के घर ऐन उस रात क्यों आना चाहते थे? अलबत्ता इस हवाले से दो अहम बातें सामने आई। एक तो सेनेटर कामरान मुर्तजा JUIF के, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी की इफ्स एंड बट्स के साथ इस तरमीम के हिमायत करने की वजूहात कुछ बताई। साथ ही दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। कौमी असम्बली से स्पीकर एयाज सादिक, उन्होंने खत लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और उन्होंने कहा है कि अमल दरामद ना किया जाए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके ऊपर, क्योंकि कानून साजी कर चुकी है पार्लियामेंट और पार्लियामेंट की कानून साजी फौकियत रखती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी भी फैसले से और उसका इतलाक माजी से करने की अब कोशिश की जा रही है। क्या इस हवाले से कानूनी आरा हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो आज फैसला आया है ट्रिब्यूनल्स के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हाफिज एहसान खोकर साहब, कानून साजी, आइन साजी एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और कानून में, आइन में गुंजाइश रहती है बेहतरी की। जो मौजूदा रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें शायद बहुत सारे लोगों का ये यकीन हो कि ये बेहतरी अब नागुज़ीर है। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम वो कुछ नहीं कर रहा जो शायद एक आम शहरी और हम सब लोग तवक्को रखते हैं। लेकिन इसके लिए जो प्रोसेस है, हुकूमत ने जिस भोंडे अंदाज में ये सब कुछ किया, जिस तरीके से खामोशी से, चुपके से, सीक्रेटली इस्लाहात जो हैं वो तो फिर सबको ऑन बोर्ड लेकर और उसके ऊपर एक ओपन एंड फ्रैंक डिस्कशन, हुकूमत की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? इस सारे जो डिजास्टर क्रिएट हुआ है इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा, आपका बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि जितना भी आपका इंट्रो था उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी जो पॉलिटिकल थी और कुछ चीज़ें आपकी PMLN से रिलेटेड थी, कुछ पीपल्स पार्टी से रिलेटेड थी और मेरा ख्याल है कि वही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि इस सारे का बैकग्राउंड क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें खुद ही आपने कहा है कि पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी जो है वो मौजूद है और दुनिया भर के अंदर पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेशन करती हैं, वो लॉज भी बनाती हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी करती हैं और जितनी भी हमारी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इन सब के दौर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आई हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे PMLN है, चाहे PTI है, सब के दौर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आई हैं। और अगर उन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को आप किसी कोर्ट के अंदर लेके गए हैं तो कभी भी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 50 साल के अंदर किसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी नहीं कहा। अब दूसरा जो सवाल है वो है बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, वो स्ट्रेटजी की बात है। बिल्कुल इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि अगर आप एक इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन करने जा रहे हैं, या मैं तो समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के हर वर्ड को अगर आप छेड़ते हैं या उसके अंदर कोई चीज़ डालते हैं
तो एक इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन है, तो उसके अंदर एक जो प्रोसेस है उसके अंदर एक ओपननेस आनी चाहिए। उस प्रोसेस के अंदर जो है वो चीज़ें इस तरह लगनी चाहिए कि आप एक ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान के आइन के अंदर या पाकिस्तान के लोगों के मफाद में है, या जिस एरिया को आपने टारगेट किया हुआ है, मसलन आपने किसी जगह इंसाफ कर दिया है या 18वीं तरमीम आई है, उसके अंदर भी आपने जाके तो जो है बहुत सारे आपकी चीज़ें थी उन्हें आपने एड्रेस करने की कोशिश की है। या फिर आपकी 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आई थी, फिर 25वीं आइनी तरमीम आई जो फाटा पाटा का मर्जर है। तो कुछ पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं कि किसी को आप रख लेते हैं, किसी को नहीं रख लेते, मेरा ख्याल है। लेकिन इस सूरत के अंदर जिस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर हम जा रहे हैं उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट के लिए बेहतर था कि इन सारी चीज़ों को पब्लिक करते, लोगों को इस चीज़ का पता चलता, उसके बाद एक डिबेट आती, और फिर जो उस चीज़ के अंदर जाना है कि पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी भी है और आर्टिकल 239 के मुताबिक आपका 2/3 अक्सरियत का एक जो मैजिक फिगर है उसको आपने पूरा करना है। तो ये चीज़ें अगर अच्छे तरीके से, अच्छे प्रोसेस के साथ, अच्छी कंसल्टेशन के साथ चली जाती तो मेरा ख्याल है कि जितना आगे आपने अपनी ओपनिंग में कहा है शायद उसकी नौबत ना आती। और बाकी जो फैसला ये है कि अगर कोई भी चीज़ आती है तो उसको पाकिस्तान का और दुनिया भर का एक सेटल लॉ है कि जुडिशल रिव्यू की पावर जो है वो सुपीरियर कोर्ट्स के पास होती है। अगर वो समझते हैं कि कोई लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के मुखालिफ है या कोई अमेंडमेंट ऐसी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुखालिफ है तो उसको वो अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर सकती हैं, या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडियन सुप्रीम कोर्ट की थ्योरी आई है उसको वो फॉलो कर सकते हैं। मान ही कोई नहीं रहा तो वो नहीं, आप यहाँ पे तो हमारे सामने अब एग्जांपल्स आ गई हैं कि अदालत को तो बिल्कुल नहीं, अदालत देखे ना, अदालत अगर सारों को आप देखें ना, फिर आप पिक एंड चूज ना करें। आप पिछले सारे फैसले निकाल लेना पिछले 12, 14, 15 साल के अंदर, तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का ट्रेंड क्या है? ट्रेंड यही है कि अगर चीज हमारे मफाद के अंदर आती है बिल्कुल अच्छी, अगर नहीं आती नहीं, मैं उनकी क्रिटिसिज्म की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि एक और आईनी ऑफिस है इलेक्शन कमीशन, नहीं उसको मिक्स ना करें, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि वो यहां पर इजलास ये कर रहे हैं। देखिए नहीं, ऐसा ये नहीं, आप हैव दिस ऑप्शन। नहीं, देखिए आपने एक सवाल किया है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर उस प्रोसेस को जिस तरह फॉलो करना चाहिए था वो हुआ है? नहीं हुआ, अच्छा होना चाहिए था ताकि पब्लिक। मैं आपके पास वापस आता हूं। हसन रजा पाशा साहब, काले लिफाफे में ड्राफ्ट भिजवाकर रात के अंधेरे में छुप कर इस सारे मामले को मीडिया की डोमेन से, सियासी जमातों, स्टेक होल्डर से दूर रख के, क्या ये तरीका है कि पाकिस्तान में आइन बनाया जाएगा? लोग घर में खाना बनाते हैं, वो ये एहतियात करते हैं कि अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है तो नमक कम कर दें, कोई मैदे का मरीज है तो उसका मसाला जो है वो थोड़ा सा कम कर दें। यहाँ पर आइन बना रहे हैं जिससे इस मुल्क को चलना है और उसको छुपाया जा रहा है। एंड द वेरी फैक्ट कि वजीर दिफा ये कहते हैं कि जो भी मामलात पाकिस्तान की सिक्योरिटी से रिलेटेड थे उनमें छेड़छाड़ करते हुए पाकिस्तान के दिफाई इदारों से मशवरा किया। क्या आपके इल्म में है कोई ऐसा मशवरा? पाकिस्तान की जो लीगल फ्रेटर्निटी है, पाकिस्तान के रिटायर्ड जज साहिबान मौजूदा या फिर जो लीगल कम्युनिटी है, जो बार्ज हैं, उनके साथ कोई राब्ता हुकूमत ने किया इस सारे ड्राफ्ट के हवाले से? देखें नकवी साहब, इससे पहले जितनी लेजिस्लेशन हुई, मसलन मैं एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 की बात करता हूँ, तो उस पे लॉ मिनिस्टर साहब आज भी इत्तेफाक से वही लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने हमारे साथ 2 से 3 मीटिंग्स की। 2 मीटिंग्स हमने उनके ऑफिस में की और एक मीटिंग मैं खुद उसमें शामिल था बतौर चेयरमैन एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान बार काउंसिल, और एक मीटिंग पार्लियामेंट हाउस में की और उसमें सारे प्रॉस एंड कॉन्स हमने डिस्कस किए। और 1-2 जो उसमें शिक हैं वो हमारे वजह से इंसर्ट की गई, तो वो मीनिंगफुल कंसल्टेशन थी और आपने देखा कि उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसी तरह लागू कर दिया और उसके खिलाफ जो पिटीशंस थी वो खारिज कर दी। और वो अब उसको देखा भी हमने, फायदा क्या हुआ? अब क्या हुआ कि इसमें मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि हुकूमत वक्त से मिस हैंडलिंग हुई है। ये बात तस्लीम करनी चाहिए उनको और खुले दिल के साथ करनी चाहिए। उन्होंने स्टेक होल्डर्स जो इसमें थे, मेन 175A से शुरू होता है और आगे तक जाते हैं, उसमें तमाम के तमाम जुडिशरी के मुतल्लक बातें हैं और सबसे अहम बात उसमें वकला मेन स्टेक होल्डर्स हैं। पहली दफ़ा कल चीफ अपना लॉ मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दावत में। ऑल पाकिस्तान लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कन्वेंशन एक तरह से हुआ एंड ही वाज ऑन हॉट सीट। 3 से 4 घंटे वो खड़े रहे,
और वकला की मुंतखब क़यादत जो पूरे पाकिस्तान से आई हुई थी, उन्होंने तनकीद भी की, उन्होंने कुछ चीज़ों की तारीफ़ भी की, और यहाँ तक भी कहा गया कि फ़लाँ अमेंडमेंट्स हमारी इस्तदा पे और हमारे मुतालबे पे की गई, उसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन फ़लाँ शिक जो है हम समझते हैं कि ये गलत है, आप इस पे दैट आई एग्री। अब हुकूमत क्या कर रही थी कि जो अच्छी बातें, जो सजेशंस हैं, जिनके ऊपर लोग डिबेट करते हैं, जो वक्त की रिक्वायरमेंट हैं, उन सबको कुछ और चीज़ों के साथ मिला के इन अ फॉर्म ऑफ अ पैकेज उसको ऑन ब्लॉक सारे का सारा मंजूर करवाने जा रही थी। आइन में अगर ऐसे तरमीम हो जाती तो फिर उसको अंडू करने के लिए तो आपको दोबारा 2/3 चाहिए थी। मैं पहले अर्ज कर रहा हूं कि ये मिस हैंडलिंग इब्तदा से ही हुई। इनको चाहिए था कि पॉलिटिकल पार्टीज को पहले ऑन बोर्ड लेते, लॉयर्स को लेते, और ये कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी थी। आज देखें, उसी कल के कन्वेंशन की करारदाद की सूरत में कमेटी की पहली मीटिंग आज ही बुलाई। सीरियसनेस का आप इस एलिमेंट को आप अप्रिशिएट करेंगे कि आज हमारी पहली मीटिंग हो गई है और उसमें हमने शिकवार उस पर डेलिब्रेशन की, और अगली मीटिंग नेक्स्ट वेडनेसडे को हो रही है, और होपफुली हम बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक एक अपना ड्राफ्ट जो कि लॉयर्स फ्रेटर्निटी की जो मुंतखब क़यादत है वो इख्तियार करके हुकूमत वक्त को देगी, और आप देखिएगा कि उसमें क्या चीज़ें ऐड की हैं, क्या चीज़ें हमने उसमें डिलीट करी हैं। प्रपोज जो प्रपोज ड्राफ्ट होता है वो इसीलिए होता है कि आप कंसल्टेशन करें, कुछ चीज़ें किसी के एतराज़ है उसको 26 से पहले कंप्लीट ये करना चाहिए था इनको। मैं समझता हूं आप 26 से पहले ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। हमने तो देखिए, हमने 7 दिन के अंदर अंदर उनको देनी है तजावीज़। हम समझ रहे हैं कि हमें दे देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो हाइप क्रिएट हुई है, ये टाइम जब इसमें टाइम की गेम आती है ना, तभी ये सवाल उठता है कि देखिए टाइम का। नकवी साहब प्लीज एक चीज ध्यान में रखें, पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन गलत है और पर्सनल स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन वो भी गलत है। इक्वली दोनों को आप एट पार रखें। ये ना करें कि पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन वो तो गलत है, लेकिन जो पर्सन स्पेसिफिक एतराज आ रहे हैं वो ठीक है। नो, दोनों चीजें अपनी जगह पे नेगेटिव। मैं आपके पास वापस आता हूं। बसरा साहब, आईनी अदालत बननी चाहिए ना, ये मामलात पे हम बाद में आते हैं। पहले मुझे ये बताएं कि जो कुछ लोग क्रेडिट दे रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को क्रेडिट जाता है इन आईनी तरमीम के मंजूर ना होने का, तो आप भी उनको क्रेडिट दे रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को? मियां नवाज शरीफ तो बेचारा काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकता, इसीलिए ये साजिश कर रहे हैं। जो अपना इलेक्शन हार गया, जिसके नाम पे मुस्लिम लीग नून इलेक्शन लड़ती है, वो जब डॉक्टर यास्मीन राशिद जो जेल में बैठी है उनसे हार गया, यही तो अब सूरत हाल है। ये सब लोग सहूलतकार हैं, ये हुकूमत जो है ये पपेट्स हैं, ये कठपुतलियां हैं, और ये सहूलतकार जो इनके हैं उन्होंने इनको कहा है कि बेटा अगर आपने फॉर्म 47 की हुकूमत बचानी है तो जो हम कहेंगे वो आप करेंगे। वो जैसे कहते हैं ना, नौकर की तो नखरा की, उनके माई बाप जो आपका हुक्म उसकी वजह। देखिए सियासतदान जो होते हैं उनकी स्ट्रेंथ अवाम होती है। जब आप सियासत आपकी ये हो कि आपको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, आप लोग हार गए इलेक्शन, आप बुरे तरीके से लूज कर गए, अब इनके पास एक ही तरीका है कि आप किसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर आप जाली तरमीम करें, आप लोग जाली फॉर्म 47 लें, किसी ना किसी तरीके से अब हुकूमत में रहें। ये एक सोची समझी साजिश है, इसमें तमाम इसको हेड। अच्छा, अब इस पहलू पर आ जाएं, ये जो आईनी अदालत की बात है, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें हैं। तो बसरा साहब, इमरान खान साहब मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करने वालों में से एक हैं, और उसी मिसाक जमहूरियत में वफाकी आईनी अदालत जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने डिसाइड की थी। अब से पहले किसी एक मकाम पर इमरान खान साहब ने इसके खिलाफ बात नहीं की थी कि वफाकी आईनी अदालत, यानी कि या तो होता ना 2 साल 4 साल पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 से 2018 तक 20 तक उन्होंने कहा होता कि नहीं। तो क्या वफाकी आईनी अदालत की हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड आ जाएगी, अग्री कर लेगी या नहीं? इस नकवी साहब आपका अहम सवाल है, लेकिन मैं एक बात करके देखें, ये एक सोची समझी साजिश के ताबे आजाद अदलिया पर, पाकिस्तान के आइन पर और पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया गया था। वारदात डाली गई थी, रात के अंधेरे में डाली गई थी। और जब वो कहते हैं ना चोर पकड़ा जाता है ना, तो फिर वो कहता है कि जी मैं तो चोरी करने नहीं आया था, मैं तो चेक करने आया था घर में है क्या। क्या बातें करते हैं यार।
हर किसी को पता है रात के अंधेरे में छुट्टी वाले दिन आप जब वारदात पकड़ी गई, अभी आप कह रहे थे कि उन्होंने नहीं, बसरा साहब ये सारी बातें तो हम भी कर रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ, यहाँ मेरे पैनल में बैठे हुए सारे लोग एग्री कर रहे हैं, प्रोसेस वाज नॉट राइट। बात करने दे, नहीं ईसा भाई मैं बात कर रहे थे, ये जो आजम तारड़ का नाम ले रहे हैं ना, जो जाली वजीर कानून है, जो फॉर्म 47 की पैदावार है, ये इसने खुद को हमला किया है और पीठ में छुरा घोंपा है वकला के और अदलिया पे, और ये जो वो उसका खमियाजा भुगतेंगे अगर ये ऐसा किया और लीगल फ्रेटर्निटी ये समझती है तो वो सुन तो ले। मैं बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता पूछना चाह रहा हूँ, मुझे उसका जरा बता दो। फॉर्म 47 भाई मैं आता हूँ, ये जो कल जो सरकारी इन्होंने कन्वेंशन बुलाया ना वकला का सरकारी, ये तो सारे सहूलतकार है इस निजाम के, इस हुकूमत के, हम उसको मदद करते हैं। आज लाहौर के अंदर आल पाकिस्तान कन्वेंशन हुआ है जिसमें बलूचिस्तान, केपी, इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध, हमने मुकम्मल तौर पर इन गैर आईनी तरामीम को मुस्तरद कर दिया है और हमने कहा है कि गो काजी गो, तेरा मुक गया शो। और ये अच्छा, मुझे ब्रेक, बसरा साहब मुझे ब्रेक पे जाने। अब यहाँ पर मामला ये हो गया है कि आधे वकील आपका नहीं मान रहे और आप वाले साइड के वकील इनका कन्वेंशन नहीं मान रहे। ये जो डिवीजन है वकला कम्युनिटी में भी, सारे मामले पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।